पहला घर कुंडली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है। अच्छा। अगर पहला घर अच्छा नहीं है तो समझ लीजिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वो पहला घर है जहां से बंटवारा शुरू है। ये जरूरी नहीं है कि जिससे रोमांस हो उससे शादी हो। करेक्ट। ये जरूरी नहीं है। अच्छा। और ये भी जरूरी नहीं है कि शादी यहाँ हो रखी है, रोमांस कहीं और नहीं हो रहा है। हॉबी का और आपके माइंडसेट पे फिफ्थ हाउस का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब सारी प्रॉब्लम की जड़ छठा घर, छठा, आठवां, 12वां, जिसको सबसे खराब घरों में माना गया। लेकिन 7वां घर हमेशा ध्यान रखिएगा लगन को कंट्रोल करता है। ऑपोजिट है उसके। अपोजिट है। जो भी अपोजिशन में जाएगा वो कंट्रोल करेगा। जैसे माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी प्रॉपर्टी उनके संतान को मिल जाती है। इसी तरीके से माता पिता के द्वारा किए गए गलत कामों की सजा उसकी संतान को, उसका श्राप संतान तक भी आता है और वही कैरी फॉरवर्डेड होता है नेक्स्ट कम से कम 3 से 4 जनरेशन में। इसीलिए पितृदोष कम से कम 3 से 4 जनरेशन खराब करेगा ही करेगा। तो चौथा घर आराम का, 10वां घर काम का। केतु जहां भी होता है, अगर हम साइंटिफिक लॉजिक की बात करें, केतु जहां भी होता है उस एरिया को डिले करता है। अच्छा, राहु इमीडिएट एक्शन लेता है। अगर हम प्लेनेट की बात कर रहे हैं तो राहु इमीडिएट एक्शन लेता है। केतु इज इंट्रोवर्ट, राहु इज एक्सट्रोवर्ट। राइट। छठा, 8वां, 12वां घर काफी खराब होते हैं क्योंकि इसका संबंध पास्ट लाइफ करेक्शन से है। अच्छा। जो आपके कर्म है पिछले जन्म के वो आपको खुद ही भुगतने हैं, तो उनका असर पेरेंट्स पे या पेरेंट्स का असर बच्चों पे कैसे हो सकता है? जो आपका लिखा नहीं होगा आप उस तरफ इंक्लिनेशन आपका होगा ही नहीं। होएगा। किसी पीढ़ी में किसी की डेथ हुई है, उसका अंतिम संस्कार ठीक नहीं हुआ है, जिस वजह से ऐसा कर्ज है जो पेरेंटल कर्ज चल रहा है, जो अगली कई पीढ़ियों में चलेगा और सबको संतान से रिलेटेड परेशानियां आएंगी कुछ न कुछ। पितृदोष। हाँ जी। आपके थॉट प्रोसेस में मरकरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जी। शनि अच्छा है तो समय अच्छा है, शनि खराब समय खराब है, इसलिए सब लोग शनि से घबराते हैं। जी। राहु केतु को तो तूफान मचाने के लिए रखा है, जहां बैठेगा वही तूफान मचाएगा। अच्छा। चंद्रमा केतु, चंद्रमा राहु, चंद्रमा शनि, आपको मिल जाए, नजर लगेगी, पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा है, जिस घर में बैठा उसको बिगाड़ देगा। पितृदोष का चार्ट है और इन लोगों को सक्सेस बहुत मुश्किल से और बहुत देर से मिलती है। जब तक इनकी रेमेडी नहीं होगी, ये सोचना कि मेरा सब कुछ ही बदल जाएगा, पूरी किस्मत बदल जाएगा, ज्योतिषी भगवान नहीं है। कर्मों के फल तो आपको भुगतने पड़ेंगे। आप रेमेडी करके उसे कम या ज्यादा कर सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। मैं हूं मुग्धा और स्वागत है आपका द स्पॉटलाइट शो में। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम ऐसे टॉपिक में बात करने वाले हैं जो हमेशा से हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, एंड विच इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में हम जानेंगे कि कैसे प्लैनेट्स की पोजिशनिंग हमारी लाइफ पर इन्फ्लुएंस डालती है, कैसे कौन सा प्लैनेट किस घर में बैठा है और हमको कैसा रिजल्ट देगा, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, अच्छे बुरे, ये सभी पे आज हम बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस के ऊपर भी, कैसे ये कॉम्बिनेशंस आपकी हेल्थ, आपके करियर, आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हमें समझाएंगे एस्ट्रोलॉजर हनीश बग्गा जी। इनका यूट्यूब चैनल भी है आचार्य गणेश के नाम से। तो चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कैसे प्लैनेट्स हमारी डे टू डे लाइफ पर इन्फ्लुएंस डालते हैं, और जानते हैं कैसे हम खुद अपनी ही लग्न कुंडली देखकर थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट हम पर इस टाइम पर क्या प्रभाव दे रहा है। तो चलिए ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। नमस्ते हनीश जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। वेलकम टू द स्पॉटलाइट। आपका स्पॉटलाइट पॉडकास्ट में स्वागत है। तो सर, आज हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से एस्ट्रोलॉजी को समझाएंगे क्योंकि मैं भी चाहती हूँ हमारे ऑडियंस खुद अपना बेसिक चार्ट, जो लग्न चार्ट होता है, थोड़ा बहुत समझ ले। उनको एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने की इतनी जरूरत ना हो, क्योंकि हम जब एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं कि आपका ये ग्रह इस घर में बैठा है, तो उस हिसाब से वो अच्छा या बुरा इफेक्ट दे रहा है। करेक्ट। तो इस चीज का आज थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे, इसका क्या मतलब है कि कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठता है तो कैसा इफेक्ट देता है। तो सबसे पहले सर हम शुरू करते हैं बेसिक एक लग्न चार्ट को समझना। थोड़ा सिंपल हो जाएगा हमारे ऑडियंस के लिए भी कि अगर वो अपना किसी भी एस्ट्रोलॉजी वाली जो एप्स आती हैं उनमें अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डाले तो वो एक लग्न चार्ट खुल जाता है। करेक्ट। तो उस पे हम लोग बात करते हैं कि वो जो 12 घर हैं वो क्या क्या डिनोट करते हैं, वो जरा आप हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए, कुंडली में जैसा अभी आपने बताया कि कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं जी। और ये 12 ही क्यों होते हैं? क्योंकि एक सर्किल का जो टोटल डिग्रीज है वो 360 है जी।
तो हर घर 30 डिग्री का है, तो दैट मीन्स 12 हाउसेज हो गया। हर घर कुंडली का कोई कुछ पर्टिकुलर चीज रिप्रेजेंट करता है। जैसे जो फर्स्ट है, जो लग्न है, वो ओवरऑल पूरा बॉडी, ओवरऑल लाइफ उसको डिनोट करता है, आपकी पर्सनालिटी को, ओवरऑल पर्सनालिटी, बिहेवियर, लुक्स, एटीट्यूड, माइंडसेट, थॉट प्रोसेस, इन सब को उस पर असर डालता है जी। अच्छा, अगर स्पेसिफिकली अगर आप थोड़ा ड्रिल डाउन करें, डीप डाउन करें, तो आपको मिलेगा कि वो बॉडी के इस पार्ट से एसोसिएटेड है, हेड से। अच्छा। यानी आपका जो माइंड है, माइंडसेट है, उससे रिलेटेड है। पहला घर कुंडली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है। अच्छा। अगर पहला घर अच्छा नहीं है तो समझ लीजिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा, स्ट्रेट बेटर लक नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट लाइफ। पहला घर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आपकी जिंदगी में, आपके शरीर के साथ, आपकी लाइफ के साथ जो भी होने वाला है, उसका मेन जो बेस है वो कुंडली का फर्स्ट हाउस या लग्न है। अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट। लगभग इतना ही इंपॉर्टेंट एक और घर है जिसे बोलते हैं जहां पर चंद्रमा बैठा है। अच्छा। तो वैदिक ज्योतिष की अगर हम बात करें तो लग्न चार्ट, चंद्र कुंडली, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोनों में अभी हम जब आगे बात करेंगे तो बताऊंगा कि कौन सी चीज से क्या ज्यादा देखते हैं और कौन सी से कम देखते हैं, वो बात करेंगे। बट लग्न इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि दिमाग है और ये हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोलर है, फैक्ट्री है जी। कंट्रोलिंग यूनिट यहाँ पर है, जहां अगर आपका कंट्रोल करने वाला यूनिट ही ठीक नहीं है तो फिर सब कुछ खराब है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिंदगी में बहुत सारे गलत फैसले ले लेते हैं, हमने भी लिए, सब लेते हैं। तो जिस पर्टिकुलर टाइम पे यहां पर फर्स्ट हाउस से रिलेटेड या डिसीजन मेकिंग वाला प्लैनेट जी, जो मरकरी है, उससे रिलेटेड अगर कुछ गलती होती है या वो कुछ गलत रिजल्ट दे रहा होता है, तब आप जिंदगी में गलत फैसले लेते हैं। अच्छा। लेकिन सीधा इन्फ्लुएंस आपके हेड का, आपके दिमाग का है उस पर। इसलिए फर्स्ट हाउस कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट जी। अगर आप ज्योतिष के एंगल से देखें तो फर्स्ट हाउस केंद्र का हाउस है, केंद्र में आता है और ये ट्राइन में भी आता है। तो एक विष्णु स्थान हुआ और एक लक्ष्मी स्थान हुआ। तो कॉमन पॉइंट क्या है? लग्न। ठीक, तो लग्न इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बात करें सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस क्या बताएगा? आपका फैमिली। अच्छा। आपका बैंक बैलेंस, आपके ईटिंग हैबिट्स, व्हाट यू स्पीक, क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, आप मीठा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, पूरा बोलते हैं, कम बोलते वक्त कम्युनिकेशन में चैलेंजेस आते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, हकलाते हैं, सब सेकंड हाउस बताएगा। अच्छा, ये आपकी फैमिली इनकम भी बताएगा। फैमिली इनकम भी, वेल्थ अदरवाइज भी, और टोटल फैमिली इनकम टोटल। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुंडली में नवा घर किस्मत का होता है। मेरा अपना ही मानना है कि दूसरे घर का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जी। क्योंकि जैसे ही आपका जन्म हुआ, आपको जो परिवार मिला, अब आपको, आप मल्टी मिलियनर के पैदा हुए या किसी ऑटो रिक्शा वाले के पैदा हो गए, तो आपको ये तो पता ही है कि बचपन में मेरे को सरकारी स्कूल में पढ़ना है या किसी फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा मैं आगे, बचपन में स्कूल में पढ़ के फिर आगे, है ना, स्पॉन्सर्ड होगा सब कुछ। तो वो खुद करना है या किस्मत साथ दे रही है। तो इसलिए सेकंड हाउस इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर सेकंड हाउस खराब है, उन लोगों की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि कहा जाता है जिसके घर में सुख शांति नहीं है वो बाहर क्या करेगा। तो अगर आपका घर में पीस ऑफ माइंड है, प्रॉस्पेरिटी है, तो आपका दिमाग, क्रिएटिविटी काम करेगी और आप बाहर जाके अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, जहां पर एक्चुअली कंपटीशन है, जहां परफॉर्म करने की जरूरत है जी। तीसरा घर हो गया सिबलिंग का, तीसरा घर हो गया एफर्ट्स का, तीसरा घर हो गया पड़ोसियों का। पड़ोसी होगा, हाँ जी। अच्छा, ये भी आप लग्न चार्ट से देख सकते हैं। बिल्कुल, आपके पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं, आपकी उनसे बनती है नहीं बनती है, सब उस पर दिखेगा। आपके छोटे बहन भाई तीसरे घर से देखे जाते हैं। अच्छा, आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा में इस तीसरे घर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देके बताता हूँ, ऑल्दो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह का एग्जांपल है, बट प्रैक्टिकली यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक हस्बैंड वाइफ का, उनके एक संतान हुई, फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है।
उन्होंने उसको बहुत ध्यान से रखा, उसकी बहुत टेक केयर किया। थोड़ा वो बड़ा हुआ, 3-4 साल बाद उसका कोई छोटा बहन भाई आया, प्यार आधा बढ़ गया। और लास्ट में प्रॉपर्टी आधी बट गई। तो तीसरा घर, यानी तीसरा घर हो सकता है सिबलिंग्स में बहुत अच्छा अटैचमेंट हो, लेकिन अब सब आधा आधा, बात हो गया। यानी ये वो पहला घर है जहां से बंटवारा शुरू है और पैदा होते ही वो खेल शुरू है। तो इसका पास्ट लाइफ एंडिंग कर्मा से सीधा रिलेशनशिप है। करेक्ट। इसका मतलब ये है कि आपके जो बहन भाई हैं, चाहे बड़े या छोटे, अगर बड़े हैं तो आप उनके लिए छोटे हुए, अगर आप बड़े हैं तो आपके लिए छोटे हुए। जी। तो इनका आपस में कोई ना कोई पास्ट लाइफ एंडिंग कर्मा कनेक्शन है, तभी एक माँ बाप के यहाँ आए और सब चीजों का बंटवारा शुरू हो गया। जी। सो बंटवारा ही है वो, चाहे वो माँ के प्यार से रिलेटेड हो और फिर लास्ट में प्रॉपर्टी तक। अगले पे चलते हैं। फोर्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। सुख स्थान बोला गया। अच्छा। सुख किसका? घर का, गाड़ी का, पार्टनरशिप का, रिलेशनशिप का, अपनी हेल्थ का। तो चौथा मीन्स सुख। अच्छा। बिल्कुल क्लियर है। आपका घर बड़ा होगा, छोटा होगा, गाड़ी बड़ी होगी, छोटी होगी, पढ़ाई अच्छी होगी, फेल हो जाएंगे, ग्रेजुएशन कैसी रहेगी, ये सब। पढ़ाई टेक्निकल होगी, नॉन टेक्निकल होगी, घर जिस जगह आप रहते हैं, जहां आपका जन्म हुआ है, बर्थ स्थान पे, वहीं पर राइज करेंगे या किसी दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में जाकर राइज करेंगे। सब कुछ। फोर्थ हाउस इज योर रेजिडेंस। अगर उसमें खराब प्लेनेट है तो वो खराब हो गया नहीं, घर से दूर भेजेगा। अपनी हेल्थ, मदर की हेल्थ, मदर से आपके जो संबंध है, अच्छा, कि माँ आपको कितना प्यार करती है या कितना आपको प्यार कर पाती है। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहती, कर पाती है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज सीन फ्रॉम फोर्थ हाउस। ठीक है। पांचवा कितना है? विद्या मीन्स एजुकेशन। विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, स्किल्स, ऐसी स्किल्स जो आप शौक से करते हैं। अच्छा। यानी हॉबीज या वो रोमांस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे आप कहेंगे कि रोमांस के लिए तो सातवां घर देखा जाता है, लेकिन वो मैरिज के लिए देखा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि जिससे रोमांस हो उससे शादी हो। करेक्ट। ये जरूरी नहीं है। अच्छा। और ये भी जरूरी नहीं है कि शादी यहाँ हो रखी है, रोमांस कहीं और नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब रोमांस भी उसी से रिलेटेड है। तो जो अफेयर्स वगैरह देखे जाते हैं उसमें फिफ्थ हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। बट स्किल्स और हॉबी का और आपके माइंडसेट पे फिफ्थ हाउस का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल आता है। अगर फिफ्थ हाउस अच्छा है तो आपका थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर होगा, आपकी एजुकेशन अच्छी जाएगी। मास्टर डिग्री की बात करूंगा। अच्छा। एजुकेशन अच्छी जाएगी, संतान सुख मिलेगा। अब संतान का सुख आपको देखना है, संतान होगी कि नहीं होगी, ये संतान सुख है। संतान से सुख मिलेगा उसके लिए दूसरा का देखना पड़ेगा। संतान का सुख और संतान से सुख अलग है, ये दो अलग चीजें जी ना। संतान होना यानी संतान का सुख, लेकिन संतान आगे पूछेगी या नहीं पूछेगी, वो संतान से सुख है, वो अलग घर से देखा जाएगा। उसके लिए नाइन्थ हाउस का इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है। तो इससे हम देखेंगे कि संतान की प्राप्ति का सुख से सुख के लिए नाइन्थ हाउस को इसके साथ में क्लब करके देखना है। तो वो हमें पूछ रही है कि नहीं पूछ रही है, हमारे को अच्छे बुरे समय में साथ है या नहीं है, बच्चे हमारे साथ रहते कि दूर रहते हैं, उसके लिए नाइन्थ हाउस का इंपॉर्टेंट रोल है। सिक्स्थ हाउस, द हाउस ऑफ प्रॉब्लम। अब सारी प्रॉब्लम की जड़ छठा घर, छठा, आठवां, 12वां, जिसको सबसे खराब घरों में माना गया। लेकिन आप कहेंगे प्रॉब्लम क्या? छठा घर से तो नौकरी भी देखते हैं, अब काम कौन करना चाहता है? अच्छा, एम्प्लॉयमेंट का है छठा घर। दासत्व है ये, आपको ऑर्डर लेना है। तो जॉब में तो आप ऑर्डर लोगे, या तो आपका बॉस होगा या कंपनी का ओनर होगा। Wherever you are working, you need to take orders and you need to perform। सेवा करनी पड़ेगी ना। अब आप सेवा करने के लिए आप उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप उसके हाथ से ही सेवा करें, हाथ पैरों से ही, आप अपने स्किल से भी उसकी सेवा कर सकते हैं ना। किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना है आपने, या मान लो कोई स्टॉक मार्केट में काम करता है, उसमें क्या सेवा करना है? उसे पसीना तो बहाना नहीं है, उसे तो लैपटॉप पे कंप्यूटर बैठ के देखना है कि ये स्टॉक अप हो गया, चढ़ा दो, यहाँ बेच दो या खरीद लो, एंड मेकिंग मनी। ठीक है। तो बट यू आर टेकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम समवन, व्हिच इज सिक्स्थ हाउस। ओके। ठीक है। दूसरा लोन्स का वो होता है, डिजीजेस का होता है, सिक्स्थ हाउस। कॉम्पिटिशन का वो होता है, डिस्प्यूट्स का, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी सिक्स्थ हाउस। डिस्प्यूट है तो कोर्ट कचहरी से संबंध इसका सिक्स्थ का 12th से होगा, कोर्ट कचहरी हो जाएगी, वरना डिस्प्यूट होकर वही निपट जाएगा। तो सिक्स्थ एंड 12th बोथ आर इंपॉर्टेंट। अब सेवेंथ हाउस। अब सेवेंथ हाउस इन द चार्ट is basically for your partner, spouse.
पार्टनर भी कहना चाहिए, स्पाउस भी कहना चाहिए। अगर आप बिजनेस में तो पार्टनर है जी जी। और वैसे स्पाउस तो ही, लेकिन सातवां घर हमेशा ध्यान रखिएगा लगन को कंट्रोल करता है, ऑपोजिट है उसके। अपोजिट है। जो भी अपोजिशन में जाएगा वो कंट्रोल करेगा। अच्छा। अब बहुत सारे लोग ऐसे मजाक में बोलते हैं दुश्मन है, दुश्मन है इसका मतलब हस्बैंड वाइफ आपस में दुश्मन है क्या? ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन जब मैरिज हो गई तो उसके बाद आप वो, जैसे एक कहावत है आजकल बड़ा कॉमनली लोग कहते हैं शादी से पहले क्या करते थे, बोले जो मन करता था। अब शादी हो गई करते हैं, अब सामने वाले को भी साथ में लेके चलना पड़ता है। अब जो दोनों का मन करता है वो करते हैं, बस यही कंट्रोल है। दैट डज नॉट मीन दे बोथ आर एनिमीज, नो, बट बोथ आर टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। सो यू आर नॉट अलोन नाउ, सो 7th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अब आइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7th हाउस में कोई भी डिसीजन मेकिंग हुई तो उसमें दोनों का रोल शामिल हो गया। पहले तो अकेले ही था ना, जो मन किया वो किया, लेकिन अब तो जैसे शादी हो गई तो अब आपको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अब कभी आपका मूड है, किसी का नहीं है, आज बाहर खाना खाने जाना है, किसी का नहीं जाना है, तो देन यू नीड टू अल्टरनेट, यू नीड टू चेंज इट। आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो, अपनी मर्जी के मालिक नहीं है। तो ये 7th हाउस है। फिर आता है 8th हाउस। 8th हाउस जो है हाउस है, इसे कहते हैं सर्जरी का हाउस, इसे कहते हैं हाउस ऑफ डेथ, इसे कहते हैं लॉन्ग, जो लंबी बीमारियां, लंबी परेशानियां, अड़चनें जो आती हैं लाइफ में, जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उसका सबका जो मेन हाउस है वो है 8th हाउस। 8th हाउस। अब आप इसे कहेंगे कि आप इधर से तो कह रहे हैं कि उम्र का है, आयु कितनी लंबी है, और इधर से ये कह रहे हैं कि सब परेशानियों का है। साहब जब तक आप इस दुनिया में है तब तक परेशानी आती रहेगी, कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ चलती ही रहती है जी। कोई नहीं बचा। तो 8th हाउस जब तक आप इस जीवन में है, कभी कोई परेशानी, कभी कोई परेशानी, या कभी कोई ब्लेसिंग, कभी कोई और ब्लेसिंग, दोनों चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल। तो ये लंबी बीमारियां, परेशानियां, आयु, मृत्यु, इन सब के लिए देखा जाता है। साथ साथ पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए भी देखा जाता है, और न सिर्फ पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए, पेरेंटल कर्सेस के लिए भी देखा जाता है। अच्छा, जो हमारे पितृदोष होते हैं, पितृदोष होते हैं, उसके अंदर इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि 9th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, वेरी इंपॉर्टेंट इज 9th हाउस। बट 8वां घर, जैसे माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी प्रॉपर्टी उनके संतान को मिल जाती है। इसी तरीके से माता पिता के द्वारा किए गए गलत कामों की सजा उसके संतान को, उसका श्राप संतान तक भी आता है, और वही कैरी फॉरवर्डेड होता है नेक्स्ट कम से कम 3 से 4 जनरेशन में। इसीलिए पितृदोष कम से कम 3 से 4 जनरेशन खराब करेगा ही करेगा। अच्छा। और आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को, आप देखेंगे बहुत सारी फैमिलीज को आप देखेंगे, उसमें होगा कि एक परिवार में 3 बच्चे हैं, तीनों का रिलेशनशिप में चैलेंज है, एक की शादी नहीं हो रही, 2 का डिवोर्स हो गया। क्या कर सकते हैं आप? अच्छा, उनके मदर फादर की भी आपस में नहीं बन रही, उनके परिवार में ये ट्रेंड है। तो ये पितृदोष की वजह, ये पितृदोष की वजह से। ऐसे ही किसी के भी ट्रेंड होता है कि हमारे हेल्थ का चैलेंजेस चलते रहते हैं। साहब इस फैमिली में ट्रेंड है कि ब्रेन स्ट्रोक होगा, किसी का हार्ट अटैक होगा, इस तरह का ट्रेंड चलता है। वो ट्रेंड इसलिए नहीं, आजकल की लाइफस्टाइल तो खराब हो ही गई है, लेकिन आज से 2 जनरेशन पहले, 3 जनरेशन पहले भी ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था। दैट मींस इट इज कंटिन्यूड जी, ये समझना पड़ेगा। तो उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर हम आगे बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस इज योर लक। अच्छा, इट इज योर लक, इट इज योर फादर, इट इज योर धर्म। ठीक है, तो इन सारी चीजों को उससे देखे जाते हैं। आपके फादर, इफ योर फादर इज अ बिग शॉट, योर 9th हाउस इज फैंटास्टिक। इफ योर फादर इज नॉट अ बिग शॉट, वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बचपन में वो जो, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया, तो आपको भी खिलौने नहीं मिलने वाले, आपकी भी स्कूल की फीस थोड़ा सस्ते वाले में एडमिशन हो जाएगा, सरकारी में एडमिशन हो जाएगा जी, है ना। आजकल तो गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत अच्छे हो गए जी। तो बट मैं पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा फैंसी ब्रांडेड स्कूलों में, कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होगा, देखिए, और सबके बच्चे हो सकता है कार में स्कूल जा रहे हो, आपको बच्चा साइकिल पे जा रहा हो। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ 9th हाउस। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लक। क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हर आदमी तो कोई कमाना नहीं चाहता। टिल दैट टाइम इज नॉट 18, तब तक तो आपको डिपेंडेंसी है ही। बिल्कुल। और अगर वही समय फादर का खराब है तो उसका मतलब आपकी किस्मत खराब है, आपका बचपन खराब चला गया, आपको वो सारे रिसोर्सेस नहीं मिले ना जी। उसके बाद आता है 10th हाउस। 10th हाउस इज हाउस ऑफ कर्मा। ओके, अभी मैंने, जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपसे बात करी थी 4th हाउस और 10th हाउस, ये दोनों आपस में 7वें हैं। जैसे लगन और चौथा, लगन और 7वां है ना, 1 7 1 ना, ऐसे 4 और 10। तो चौथा घर आराम का, 10वां घर काम का। अच्छा, चौथा घर लग्जरी का, 10वां घर पसीना बहाने का। चौथा घर मस्त रहने का, खुश रहने का, 10वें घर में कौन खुश है, काम करके कौन खुश है। तो 10वां घर कर्म का हुआ।
अच्छा। तो दैट इज वाई 10th हाउस इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, कर्मा। और जो आप कर्म करते हैं उसी के हिसाब से आपको फल चाहिए, दैट मीन्स मनी। करेक्ट। 11th हाउस और 12th हाउस इज योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, कोर्ट कचहरी हो गई, लिटिगेशन हो गया, रात की नींद हो गई, है ना। ये सारी चीजें जो 12th हाउस से रिलेटेड है, अगर अच्छी हैं तो ये फॉरेन सेटलमेंट दे देगा, बहुत खराब है तो जेल पहुंचा देगा, कोर्ट कचहरी पहुंचा देगा। 12th हाउस से मेरे ख्याल से पता नहीं कौन एक बार बोल रहा था कि जिसका 12th हाउस में आई थिंक केतु है, क्या होता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लास्ट आप अपनी लाइफ भी देख सकते हैं 12th हाउस से। मैडम 12th हाउस से मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर केतु होता है, ये इट इज सेइंग यस इट इज, बट ये ट्रू है या नहीं, कैसे वेट कैसे करोगे? करेक्ट। मतलब यू कैन नॉट गो बैक एंड आस्क भैया क्या हुआ जी। है? केतु जहां भी होता है, अब अगर हम साइंटिफिक लॉजिक की बात करें, केतु जहां भी होता है उस एरिया को डिले करता है। तो आप या तो अगर वो बहुत ही पावरफुल है और अच्छा हो गया तो मोक्ष मिल जाएगा कि नो रीबर्थ, लेकिन अगर नहीं हुआ तो रीबर्थ विल बी डिलेड, है ना। केतु जहां बैठ गया कुंडली में वहां वो आपको सरेंडर करवाएगा ही करवाएगा, वो आपको उस चीज से रिलेटेड काटेगा, डिले करेगा, ठीक है ना जी। तो अगर वो बहुत ही बेटर कंडीशन में तो हो सकता है कि डिलेड फॉर एवर मीन्स डिनाइड, कि नो रीबर्थ विल हैपन। लेकिन अगर वो उतना अच्छा नहीं है, उतना ज्यादा पावरफुल नहीं काम कर रहा है, तो आपका योर रीबर्थ विल बी डिलेड। यानी आज मृत्यु हुई, उसके मान लो 13 महीने बाद या 15 महीने बाद जन्म होना था नई साइकिल में, वो 10, 20, 30, 40 साल बाद हुआ, तब तक आगे वो लटके थे जी। अच्छा, राहु इमीडिएट एक्शन लेता है। अगर हम प्लेनेट की बात कर रहे हैं तो राहु इमीडिएट एक्शन लेता है। राहु 12th वाला वो हमेशा ऑन ही रहेगा, कंटिन्यूस वर्किंग ऑन थॉट्स। केतु वाला एकदम इनसाइड। केतु इज इंट्रोवर्ट, राहु इज एक्सट्रोवर्ट, राइट। इसलिए कहा जाता है कि केतु 12th वाला, क्योंकि इंट्रोवर्ट हो गया तो आपने मंत्र साधना वो कर लिया, खुद को पहचान लिया, है ना, फिर आप मोक्ष की प्राप्ति होगी, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी। दैट इज व्हाई केतु इज कंसीडर्ड वेरी गुड इन हाउस नंबर 12। अच्छा, इट इज सेइंग यू राइट, ऐसा ही होता है। तो सर ये तो अभी हमने बात करी सारे जो 12 घर हैं हमारी लग्न कुंडली में, तो सर कोई अच्छे घर और बुरे घर भी होते हैं? जैसे भी आपने बोला कि 4th 6th और मेरे 6th 8th और 12th बुरे घर होते हैं, तो ऐसे क्यों माना जाता है इन घरों को कि इसमें कोई भी प्लैनेट आएगा तो बुरा प्रभाव ही देगा हमेशा? नहीं मैडम, ये जरूरी नहीं है कि यही खराब है। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, छठा घर बोला लोन्स का, किसी का काम ही बैंक का लोन बांटना है, उसके लिए छठा खराब थोड़ी है। उसके लिए छठा कहाँ खराब है जी। कोई चाहता है कि मैं IAS IPS ऑफिसर बन जाऊं, कंपटीशन में मुझे UPSC क्लियर करना है, उसके लिए छठा घर पावरफुल होना जरूरी है, अदरवाइज क्लियर ही नहीं होगा जी। कंपटीशन में सक्सेस भी देता है। अगर कोई मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहता है, मेडिसिन 6th हाउस, डॉक्टर का आगे उसका मेडिसिन का करियर चलेगा ही नहीं मेरा 6th हाउस की, समझ रहे? तो ये रिलेटिवली अच्छा या खराब है प्रोफेशन के हिसाब से जी, है ना। अब 8वां घर, अगर कोई डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, 8th हाउस ऑफ सर्जरी है, तो उसके लिए तो दाल रोटी चल रही है, उसका करियर है वो उसका। 8वां घर जमीन में निकली हुई हिडन चीजें, पेट्रोलियम हो गया, तो जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं या खेती में जो जमीन से निकली हुई चीजें निकाल रहे हैं, उनके लिए 8th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन फॉर अदर पीपल 6th हाउस, कौन लोन लेना चाहता है, करेक्ट, कौन नौकरी करना चाहता है, कौन किसी से इंस्ट्रक्शन लेना चाहता है, फॉर देम इट इज बैड। सो इट इज सेड कि 80-90% लोगों के लिए 6th हाउस खराब है, लेकिन जो उससे पैसा कमा रहे हैं, ये जिसका करियर उस पर डिपेंडेंट है, उनके लिए तो अच्छा है। तो इसलिए आप स्टैंडर्ड ये नहीं कह सकते कि ये सारा तो खराब ही होगा या ये सारा अच्छा ही होगा, हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। अब एक बात समझते हैं, चौथा घर कुंडली का वो दिखाता है मेरा घर है ना, बहुत अच्छा है, ठीक है। 10वां घर मेरा काम है, बहुत अच्छा है। लेकिन एक आदमी, एक ऐसा बंदा भी है जो वर्क फ्रॉम होम करता है, 14 कहाँ खराब है, 14 पावर में है, 10वें वाले को खींच के लाया, घर बैठ आराम से काम कर, कंफर्टेबल रहे। और एक 10वें घर वाला वो है कि वो कह रहा है उसका काम प्रॉपर्टी बेचना, बोले चौथे वाले को बेच दे। अब उसका चौथा अगर ज्यादा पावर में चला गया तो बिकेगा ही नहीं सब घर, वो प्रॉपर्टी कैसे बेचेगा? सो हर एक के लिए अलग अलग तरह की चीजों को साइंटिफिकली लॉजिकली समझना पड़ेगा, फिर तय होगा कि कौन सा अच्छा कौन सा खराब। बट यस यू राइट, 6ठा 8वां 12वां घर काफी खराब होते हैं, क्योंकि इसका संबंध पास्ट लाइफ करेक्शन से है, मेहनत मजदूरी से है, आपको ज्यादा काम करके कम रिटर्न मिलेगा उससे है, परेशानियां इसमें ज्यादा है, ब्लेसिंग्स इसमें कम है। ऐसे ही जो 3rd हाउस है वो आधा अच्छा आधा खराब है,
अच्छा। है ना, मेहनत का है ना, तीसरा कर एफर्ट का, करना कौन चाहता है, हम सब आराम से चाहिए बैठे बैठे। तो इसलिए अगर जिन लोगों को मेहनत करना, करेज वाला और इस तरह काम पसंद है, उनके लिए थर्ड हाउस इज फैंटास्टिक। जिसको नहीं पसंद है, थोड़ा लेजी टाइप है, थर्ड हाउस खराब काम करवाता है जी, एफर्ट डलवाता है, वो मेरा डालने का मन नहीं है। तो इट इज 50-50। ओके। अब आपके अपने बहन भाइयों से बहुत अच्छी बनती है, थर्ड हाउस इज फैंटास्टिक। दंगा फसाद हो गया, कोर्ट कचहरी में बैठे हैं आप, तो इट इज बैड। तो वो रिलेटिवली आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, बट यस, मोटा मोटा यू राइट। तो सर अब आते हैं प्लैनेट्स के ऊपर कि कौन सा प्लैनेट कौन से घर में कैसा इफेक्ट देगा। मतलब जैसे जनरल हम कोई कुंडली अगर देखते हैं, बेसिक आप समझा दीजिए, बिकॉज अगर डिटेल्स में हम बात करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर बंदे की कुंडली देखकर ही पता लगेगी एक्चुअल में। बट मोटा मोटा हम समझते हैं कि कौन सा प्लैनेट कौन से घर में कैसा इफेक्ट देगा। आप देखिए, हर प्लेनेट हर घर में अच्छा और खराब दोनों रिजल्ट देता है। आप एक तो पहले इस स्टेट है कि अगर मान लो सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा, नॉर्मली कंसीडर्ड एज गुड, लेकिन अगर खराब हुआ, अगर किसी वजह से खराब है, क्योंकि एक प्लेनेट का असर खुद का ही नहीं होता है, दूसरे प्लेनेट भी उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट थ्रो कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है जी। एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मान लीजिए कि सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा, विच इज कंसीडर्ड फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, खुद भी बिग शॉट है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, अच्छा नेम फेम मिलता है, फादर को भी गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत बार इनको बहुत सारे अवार्ड ये सब कुछ मिल जाते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, अवार्ड मिलते हैं, बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर किसी वजह से खराब है तो फादर की डेथ छोटी उम्र में हो जाएगी। अच्छा, आपकी उम्र 20-22 साल से पहले पिताजी चले जाएंगे। तो कितना अच्छा कितना खराब है, ये दोनों पे डिपेंड करेगा। अब इसमें सूर्य तो वही था, लेकिन किसी और प्लैनेट ने उसको खराब कर दिया गया। जैसे सूर्य के साथ राहु बैठ गया, अच्छा, सूर्य के साथ केतु बैठ गया, सूर्य के साथ शनि बैठ गया। तो वो अब मान लो सूर्य के साथ शनि बैठ गया, तो वो था तो अच्छा, सूर्य तो अच्छा था, लेकिन पूरी जिंदगी कोई पेरेंटल कोई केस चल रहा था, प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट चल रहा था पीढ़ियों से, पूरी जिंदगी कोर्ट में निकल गई, डेट पे जाते रहते। ये मैंने देखा है चार्ट्स में जी। तो चार्ट तो बहुत अच्छा था, सूर्य लगन में फैंटास्टिक, लेकिन साथ में बैठ गया राहु। अब राहु बैठ गया तो जो ग्रेस था वो ग्रहण हो गया, वो खत्म। तो न सिर्फ खुद ने जिंदगी में स्ट्रगल किया, फादर ने भी इसके जन्म के बाद, इस बच्चे के जन्म के बाद फादर ने भी स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये भी होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, सबका असर आता है, हर संतान का असर आता है। तो सर ये नहीं बोला जाता कि जो आपके कर्म है पिछले जन्म के, वो आपको खुद ही भुगतने हैं? हाँ जी। तो उनका असर पेरेंट्स पे या पेरेंट्स का असर बच्चों पे कैसे हो सकता है फिर? तो मैडम, पिछले जन्म में भी तो कोई फैमिली रही होगी, पिछले जन्म में भी तो आपके कोई कर्म रहे होंगे। आपने पिछले जन्म में कुछ नेगेटिव काम किया, तो वो आपको इस जन्म में रीपे करना है, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे दुनिया में कोई भी हो, रीपे करना है। तो रीपे आपका जितना ज्यादा बड़ा पेंडिंग कर्म जिसके साथ होगा, उससे ज्यादा वो आपका परिवार का सदस्य है। अच्छा। वरना क्या होगा ही कैसे, एग्जीक्यूट कैसे करोगे? जी जी। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, पिछले जन्म में किसी के साथ कोई आपस में डिस्प्यूट था, उनका कोई व्यवहार था, और वो बहुत बैड शेप में था, दोनों की डेथ हो गई, जन्म में दोनों बहन भाई बन गए। अब पूरी जिंदगी साथ रहो और लड़ो। अब इसका उल्टा ले लीजिए, पिछले जन्म में उन दोनों ने, किसी दो लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छे से एक दूसरे के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए, बहुत टेक केयर किया, बहुत अच्छे कर्म किए, इस जन्म में बहन भाई बन गए, पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से साथ में बिताई जी। आप समझ गए बात जी। जैसे मैंने बात की शुरुआत में कहा था कि 50% तो लव गया पैदा होते ही, मदर के साथ डिवीजन हो गया, ठीक है ना। तो अब ये भी हो सकता है कि ये दोनों के संबंध आपस में, सिबलिंग्स के रिलेशनशिप इतने बढ़िया हो कि यही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हो सकता है पिछले जन्म का गुड डीड्स कैरी फॉरवर्डेड है। करेक्ट है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पेरेंट्स का सुख नहीं मिलता, या वो उनके जन्म के बाद पेरेंट्स में सेपरेशन हो जाता है, डिवोर्स होता है, बच्चों के चार्ट में दिखता है। अच्छा। कि फादर के साथ नहीं रहेगा, ये मदर के साथ नहीं रहेगा, इनके डिस्प्यूट रहेगा, साथ रहेंगे तो हेल्थ के चैलेंजेस रहेंगे, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं, बिल्कुल दिखता है। एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। एक कपल के संतान हुई, ठीक है, हम जब कंसल्टेशन देते हैं तो आई सजेस्ट ऑल दिस कि एक संतान हुई, और संतान होने के बाद वाइफ की तबीयत खराब रहना शुरू हो गई, नहीं उस बच्चे की मदर की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। हमने उसको कैसे पकड़ लिया, अगर कुंडली में बच्चे का चंद्रमा खराब है तो माँ की स्थिति खराब है जी। हाँ। अगर सूर्य खराब है तो पिताजी की स्थिति खराब है जी। स्ट्रेट रूल है, जो जिसका सिग्निफिकेशन है वो वही काम करेगा।
अब वो मान लो आए कि बोले साहब हम तो ये परेशान रहते हैं और सेकंड चाइल्ड करना चाहिए कि नहीं चाहिए। आपने स्थिति देखी, पूरा चार्ट देखा, एनालाइज किया कि तो एक सेकंड चाइल्ड कर लेना चाहिए, चार्ट भी सपोर्टिव है और बाकी सारी चीजें भी अलाइंड है, एज भी सपोर्ट कर रही है, बायोलॉजिकल भी कोई इशू नहीं है, बोले हाँ कर लीजिए। बोले साहब पहले के बाद ऐसी ऐसी स्थिति होगी, तो आपको अगर ये पता है और बाई चांस वो सिजेरियन हो रहा है, बाई चांस वो सिजेरियन का केस है या कोई ऐसा केस है, तो आपने थोड़ा टाइम के साथ में अलाइन हो जाता है। आजकल सब हो जाता है कि सब ये सर्जरी करनी है तो आप सुबह कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए, है ना। उस वक्त आपने इंश्योर कर लिया कि इसका चंद्रमा ठीक है, अच्छा, बाकी स्थिति ठीक हो गई। अब ये कहेंगे बहुत सारे लोग हो सकता है जो हमारा पॉडकास्ट होने, बोले साहब अब जीवन और मरण पे तो ऊपर वाले कहा, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं जी। ये भी सवाल हो सकता है। तो जवाब ये भी तो हो सकता है कि यही लिखा हो कि तुम तय करो, जबकि टाइम ऑलरेडी डिसाइडेड है और क्रेडिट आपको दिया जा रहा है। करेक्ट, ये भी तो हो सकता है। तो हमेशा हम यही क्यों सोचे, बट यस इट इज राइट, फाइनल तो वही है, सब कुछ वही है। कोशिश तो हम कर ही सकते हैं ना मैडम, उसमें लिखा होता है कि आप ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप कर लीजिए। जो आपका लिखा नहीं होगा, आप उस तरफ इंक्लिनेशन आपका होगा ही नहीं, होएगा ही नहीं। उस वक्त आप किसी और थॉट प्रोसेस में चले जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है किसी के साथ खराब समय चल रहा है और वो रेमेडी करता ही नहीं है, क्योंकि ये भी लिखा होगा। हाँ, उसको सपोर्ट ही नहीं मिलना था। अगर मिलना होता तो उसको वो रेमेडी कर लेता है, सही जगह पहुंच जाता है, वहां उसको सोल्यूशन मिल जाता जी। सो प्लैनेट जिसको सपोर्ट देना चाहते हैं उसे ऐसी किसी जगह पहुंचा देते हैं, और जब वो नहीं देना चाहते तो उसे गुमराह करके रखते हैं। इतना मेजर रोल है। क्या आप रेमेडी भी कर पाओगे क्या? तो सर अब वापस आते हैं, हर एक घर में कौन सा प्लैनेट अच्छा होता है। तो सन की तो भी हमने बात करी, आपने बोला नंबर 1 जो मेन लग्न चार्ट है, हाँ, उसमें सूर्य नॉर्मली 6th, 7th और 10th हाउस में नॉर्मली खराब होता है। अच्छा, 6th, 7th और 10th। अब आप कहेंगे 10th में तो दिग्बली है, हाँ दिग्बली है, लेकिन अगर जरा सा भी खराब हुआ तो सीधा करियर उड़ा देगा, आपको घर बैठा देगा। लेकिन अगर अच्छा हुआ तो वो आपको राजा बना देगा, इतना दमदार है। अच्छा, तो जो हाउस जितना ज्यादा पावरफुल है वो अगर अच्छा है तो उतना ही पावरफुल है, और अगर खराब है तो उतना ही मरेगा भी, क्योंकि पावर तो उतनी है ना जी, पावर तो उतनी है ना, ये समझना होगा। 6th, 7th वाला थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव बना देता है, थोड़ा ज्यादा करा देता है, लाइफ का वर्क लाइफ बैलेंस बिगाड़ता है, इसलिए मैं उसे खराब मानता हूँ। वैसे कोई नॉर्मली बहुत खराब नहीं होता है, अच्छा, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस बिगाड़ता है। 6th, 7th, 10th का सूर्य वर्क लाइफ बैलेंस बिगाड़ेगा सबसे पहले। ओके, आप करियर की तरफ इतना फोकस हो जाएंगे, फैमिली को छोड़ देंगे, ध्यान ही नहीं देंगे, तो डिसबैलेंस हो जाएगा जी, ऐसा होता है। बाकी नॉर्मली सारे घरों में अच्छा होता है। 2nd हाउस फैंटास्टिक, 3rd हाउस करेजियस, 4th हाउस वाओ लेकिन थोड़ा कंजूस, 5th हाउस पढ़ाई के लिए अच्छा है, जब तक पेट नहीं निकला तब तक ठीक है, पेट निकलते सूर्य बिगड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो स्टमक का ध्यान रखना पड़ेगा, स्टमक आउट नहीं हो 5वें घर का सूर्य। तो ऐसे 9th हाउस का इट कैन मतलब टॉप पे पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। टॉप पे पहुंचाने के लिए मतलब कि आप अपने करियर में आउटशाइन कर सकते हैं, ना सिर्फ आप, ये तो ब्लेसिंग है फादर के लिए भी। अच्छा, हाँ जी। 11th हाउस का सूर्य, बिग शॉट के साथ उठना बैठना, अपने से बहुत ऊपर वाले लोगों के साथ उठना बैठना, सूर्य इज फैंटास्टिक। अब बचा 8वां और 12वां जी, ये अच्छे तो होते हैं लेकिन थोड़े वीक होते हैं। अच्छा, वहां वीक, गुड बट वीक। ओके, हाँ, गुड बट वीक। यहाँ पे आपको उसको ठीक करने की जरूरत पड़ेगी, रेमेडी करके उसको पावर बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, भैया अच्छा तो है लेकिन थोड़ा पावरफुल हो जाए तो मेरा ज्यादा भला हो जाए। इट इज लाइक दिस। अब ऐसे ही चंद्रमा ले लीजिए, चंद्रमा कहाँ खराब है? बोले 6ठे में खराब है। अच्छा, 8वें में खराब है, 12वें में खराब है, ये तो हम सीधा जानते ही। लेकिन 10वें और 11वें में ये थोड़ा समझना पड़ता है, कभी अच्छा होता है कभी खराब होता है। अच्छा, अगर 11वां अच्छा हुआ तो आपको बहुत पैसा कर देगा, माला माल कर देगा, घर भर देगा। लेकिन अगर खराब हुआ तो आपको पैसे नहीं आने देगा, क्योंकि 11th हाउस ऑफ इनकम है, समझ गए आप? 10वां घर कर्म है जी, चंद्रमा जहां है वहां आपका मन है, ठीक है। तो 8वें घर का चंद्रमा थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। ओके, वो थोड़ा विचलित रहता है। वो विचलित कैसे रहता है? वेवरिंग थॉट्स रहते हैं, हेल्थ में थोड़े चैलेंजेस आते हैं, इसलिए उसे 6th, 8th को खराब मानते हैं। 12th को खराब इसलिए मानते हैं क्योंकि उसको अपनी मदर से दूर रहना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है, एजुकेशन के लिए दूर जाना पड़ता है, थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाता है। अच्छा, इसलिए खराब मानते हैं, वैसे नहीं है। अब जैसे हमने सूर्य की बात करी, चंद्रमा मान लीजिए किसी घर में बहुत अच्छा था,
लेकिन साथ में राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, शनि बैठ गया, कॉम्बिनेशन गया। खराब कर दिया। गया वहीं गेम चेंज हो गया। चंद्रमा केतु इज द वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन। चंद्रमा राहु वर्स्ट कॉम्बिनेशन। चंद्रमा शनि अगर गलत घर में बैठ जाए तो पूरी 2-3 पीढ़ियों तक को परेशान कर देता है अकेला। अच्छा। क्योंकि अगर चंद्रमा के साथ शनि है और वो मान लीजिए 6th हाउस में या 8th हाउस में, तो अब ये मान लीजिए इनके परिवार में पीछे किसी पीढ़ी में किसी की डेथ हुई है, उसका अंतिम संस्कार ठीक नहीं हुआ है, जिस वजह से ऐसा कर्ज है जो पेरेंटल कर्ज चल रहा है जो अगली कई पीढ़ियों में चलेगा और सबको संतान से रिलेटेड परेशानियां आएंगी कुछ ना कुछ। पितृदोष हाँ जी, कहते हैं। ये पितृदोष की जबरदस्त कैटेगरी है। और अगर ये 8वें घर में हुआ तो और भी वर्स्ट है। और अगर ऐसे में केतु 7वें घर में गया तो अगर ऐसे चार्ट आते हैं और तो ये सेकंड चाइल्ड मत करना, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि इनके यहाँ अगर ये 2nd हाउस में बैठा है तो मतलब 7th हाउस में बैठा है तो बच्चे रिटार्टेड है, मेंटली रिटार्टेड जन्म हुआ। अच्छा, ये भी पता। हाँ, ये भी बिल्कुल पता लगता है। पेंडिंग है ना जी। चंद्रमा क्या है आपका मन, शनि क्या है स्लोनेस। जितना ग्रोथ होना था स्लो कर दिया उसे। तो सर पहले ये कॉम्बिनेशंस पे हम लोग बात करेंगे विस्तार में थोड़ा आगे, ये समझेंगे कि कॉम्बिनेशंस अगर होते हैं प्लैनेट्स के तो क्या असर दिलाता है। तो अब क्विकली जरा हम मून पे आते हैं वापस। 1st, 2nd, 3rd में कैसा बढ़िया असर देगा या? हाँ, बाकी सब जगह अच्छा होगा। सब अच्छा। चंद्रमा जहाँ है उस वहां से पैसा जरूर आएगा जिंदगी में। चंद्रमा मन है और हर इंसान का मन पैसे में लगता है जी, तो वहां उस रास्ते पैसा जरूर आएगा। अच्छा, देता है। इसी तरीके से अब आप अगला प्लेनेट पकड़ लीजिए मंगल। जी। मंगल है अग्रेशन, मंगल है विल पावर। मार्स दमदार तो पावरफुल, मतलब विल पावर जबरदस्त, जी। करेजियस, बोल्ड डिसीजन, ये इस तरह के लेते हैं ना। जिसका मार्स वीक है वो आपको आलसी मिलेगा। अच्छा। आलसी आपको दिख जाए आप समझ लीजिए या तो सन डोमिनेंट है या मार्स इसका बहुत वीक है। अब आप कहेंगे सन डोमिनेंट आलसी, सूर्य राजा है, राजा ने कब से काम किया? काम नहीं। राजा काम तो ऑर्डर देना है जी, काम तो प्रजा करती है, जनता करती है। और या फिर आपका मार्स वीक है, ये रूल है मार्स का। तो मार्स कौन से हाउस में अच्छा असर देगा? 4th और 8th में नॉर्मली खराब होता है। अच्छा। हाँ, बाकी सब में बढ़िया। बाकी सब जगह नॉर्मली ठीक होता है। इसको मार्स को तो ठीक करने के और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, लेकिन प्राइमरीली अगर आप प्राइमा फेसी देखें फॉर आवर ऑडियंस जो बिल्कुल बिगनर है, 4था और 8वां, अच्छा, ये मैं राशियों भी बोल रहा हूँ साथ साथ, 4 नंबर राशि, 8 नंबर राशि भी। अच्छा। 4था घर जो भी मैंने हाउस बोला है उसको राशि में भी लगाइएगा, सेम रूल काम करेगा। अच्छा, कोई फर्क नहीं है बिल्कुल। अब कोई कहे कि मेरा सूर्य 9वें घर में है लेकिन एरीज में है 1st में, तो डबल अच्छा हो गया, दोनों राशि से भी अच्छा है, उससे भी अच्छा और उससे भी अच्छा है ना। मेरा सूर्य 9th हाउस में है, विच इज गुड, लेकिन 12 नंबर में है या 6 नंबर में है, तो वो जितना ग्रेस मिलना था वो थोड़ा घट जाएगा। इसको ऐसे पकड़ लीजिए। अच्छा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है। जो हाउस है वही राशि पकड़ लो और उसी रूल को लगा लो। एक गुड है एक बैड है तो समझ लेना एवरेज हो गया, खत्म, सिंपल। और ठीक रहते हैं फिर उसके लिए रेमेडीज करेंगे। हाँ, उसके लिए रेमेडीज होगी। तो सर अब आते हैं हम वीनस की बात करते हैं। द प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप एंड लग्जरी एंड व्हीकल एंड लाइफस्टाइल। तो वीनस नॉर्मली जो खराब मैंने देखा है वो नॉर्मली 6th हाउस में देखा है। अच्छा। 6th हाउस 6th राशि, या थोड़ा खराब मैं मानता हूँ 9th हाउस को या सजिटेरियस वाले को। बाकी जगह नॉर्मली ठीक होता है। आई एम यूजिंग वर्ड नॉर्मली, हालांकि स्कॉर्पियो का भी है। अच्छा। स्कॉर्पियो का भी खराब है, लेकिन स्कॉर्पियो वाले में एक ब्यूटी होती है, वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देकर रिजुवेनेट कर देता है, जबकि 6th वाला और 9th वाला ये नहीं करता है। इसलिए मैंने कहा 6th वाला, क्योंकि इट इज अ प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप। करेक्ट। 6ठी राशि में या 6ठे घर में शुक्र को नीच का मन है। नीच का मन है यानी रिलेशनशिप चैलेंजेस, नेगेटिव, है ना। और 9th हाउस ऑफ धर्म, वीनस इज प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप। दो अलग अलग चीजें जी। पहले हमारी व्यवस्था में सन्यास होता था जी। तो सारे आश्रम कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में सन्यास, मतलब सारे काम कर लिए और फिर आप सन्यास की तरफ चले गए, है ना। जब आपका मन अब भटकेगा नहीं, आप फाइनली सन्यास की तरफ जाके यू लीव दिस वर्ल्ड, राइट। तो दैट इज 9th हाउस ऑफ सन्यास। वीनस तो रोमांस का प्लैनेट है, तो नेचुरली दोनों एनिमी हो गए ना जी। इसलिए वो उसे
कंपैरेटिवली अच्छा नहीं मानती, क्योंकि फिर वो परेशान हो जाता है कि मैं इधर जाऊं जी या इधर जाऊं, मैं फैमिली की तरफ जाऊं या मैं सन्यास की तरफ जाऊं, Right. तो देयर इज अ कंफ्यूजन। सो इसलिए 6th और 9th इज वेरी डिफिकल्ट। फॉर वीनस। 8th में थोड़ा किच रहेगा रिलेशनशिप में, जरूर रहेगा। सर्जरी करा देगा, रिलेशनशिप में ब्रेकअप दे देगा, ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा, सीक्रेट रिलेशनशिप दे देता है, हिडन जो आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल चल जाते हैं, दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम 8th। तो और भी बहुत सारे रूल्स है, बट यस। या चैलेंजेस, 8वां घर क्या है? दुख परेशानी, करेक्ट। लंबी बीमारी, शुक्र बैठ गया, रिलेशनशिप में सब मिल गया। 8वां घर डेथ का, तो डेथ ऑफ रिलेशनशिप यानी ब्रेकअप। ठीक है। तो अगर हाउसेस को पकड़ लिया, उसके प्लेनेट का सिग्निफिकेशन उठाई, उस हाउस में लगाते जाइए, एकदम लाइफ इज सिंपल। ज्योतिष इज द मोस्ट इजिएस्ट सब्जेक्ट। राइट। अब सर बात करते हैं मरकरी बुध की। माइंड सेट। पर मरकरी की आप बात करेंगे तो मरकरी आपका इंटेलेक्चुअल है, मरकरी जो बिजनेस, मरकरी जो माइंड सेट, मरकरी क्या है? आपका कम्युनिकेशन, आपके थॉट प्रोसेस में मरकरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। अगर मरकरी को मैं बुद्धि कह दूं तो गलत नहीं है। अगर जुपिटर ज्ञान है तो उस ज्ञान को स्टोर करना और उसको सही से इस्तेमाल करना मरकरी का काम है ना? जैसे जुपिटर टीचर है लेकिन स्कूल मरकरी है जी। तो आपका वो जो ज्ञान है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इम्प्लीमेंटेशन, दैट कम्स फ्रॉम मरकरी। तो ज्ञान आपके पास भरपूर है लेकिन डिसीजन आप आज भी गलत ले रहे, दैट मींस योर मरकरी इज बैड, योर जुपिटर इज गुड। मरकरी कहां खराब रिजल्ट देता है? ये एक ऐसा प्लेनेट है जो सबसे ज्यादा डाइसी प्लेनेट है क्योंकि राजकुमार है। अब राजकुमार यानी यंग, यंग मींस लेस ऑफ एक्सपीरियंस, लेस एक्सपीरियंस मींस चांसेस आर हाई गलती करने के, ठीक है ना? तो ये तीसरे घर में खराब होता है। अच्छा। ये जेमिनी का मरकरी खराब होता है। इसके अलावा खराब कहां मिलेगा आपको? 8वां घर बहुत खराब होगा। 8th 9th 10th 11th 12th यानी 8 9 10 11 12, इसमें से 10वां और 11वां जो है ये कंडीशनल है। अच्छा। बाकी खराब है, ये स्ट्रेट रूल है। अगर मरकरी 3rd में हो, 8th में हो, 9th में तो जबरदस्त पितृदोष हो गया। अच्छा। जबरदस्त। 8th 9th 12th ये 3 और एक मैंने बताया 3rd, ये 4, ये आपको जिंदगी भर किसी न किसी स्ट्रेस में रखेंगे। अच्छा। किसी न किसी स्ट्रेस में रखेंगे। अब या तो आपका प्रोफेशन ही स्ट्रेस वाला हो, जैसे जरा एक कोई डॉक्टर है, 12वें घर का मरकरी डॉक्टर है, ठीक है भैया, तो रोज ही क्योंकि वो जाएंगे और डॉक्टर के पास कौन जाता है? बेचारे लोग बीमारी तो जाते हैं। जब मान लो कोई सर्जन है या कोई एक्सीडेंट वाले को ट्रीट कर रहा है तो वो तो रोज ही ब्लड देख रहा है। तो उसके मन की स्थिति आप सोचिए ना क्या होगी जी। आप लॉ प्रोफेशन देख लीजिए, वो हमेशा ही डिस्प्यूट से डील कर रहे हैं, खुश होकर कौन कोर्ट में जा रहा है? तो आपको इनपुट क्या मिल रहा है? ऑलवेज टेंशन, प्रेशर। करेक्ट। तो अगर उस तरह का प्रोफेशन है इट इज फैंटास्टिक, ठीक है। हाँ। अदरवाइज इट इज बैड। तो रिलेटिव बात कर रहे थे ना जैसे, जी जी जी, ये वैसे ही। तो मरकरी को ठीक रखना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये बुद्धि है। तो सर अब हम बात करते हैं शनि की, जिससे सब डरते हैं। बिल्कुल ठीक है। शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो कर्म का देवता है। कर्म मीन्स काम, और ना सिर्फ काम का, काम से, करियर से, कमाई का भी शनि प्लेनेट है। तो आप जितना काम करेंगे उसके हिसाब से कमाई का संबंध शनि से है। शनि दुख, तकलीफें, परेशानी, कर्म, मेहनत, पसीना बहाना, ये सब शनि देता है। अगर शनि अच्छा है तो दुख तकलीफ कम आएगी, खराब है ज्यादा आएगी। ये मोटा मोटा बात है जी। अब शनि मीन्स मेहनत। जहां शनि बैठ गया उस घर से रिलेटेड आपका पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा है क्योंकि शनि समय है ना? आपने देखा होगा जब पहले महाभारत आती थी टीवी पे, मैं समय हूं जी, वो भैया चलता था, वो शनि है जी। अच्छा। बता रहा है कि मैं समय हूं एंड आई एम कीपिंग यू वॉच ऑन यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं और तुम्हारा सारे कर्मों का हिसाब किताब मैं ही करूंगा क्योंकि मैंने ही अपने पास स्टोर किया हुआ है। तो अच्छा समय बुरा समय मोटी मोटी बात है, शनि को देख लो जी। शनि अच्छा है तो समय अच्छा है, शनि खराब समय खराब। इसलिए सब लोग शनि से घबराते हैं जी। और कोई रीजन नहीं है, बस यही है। तो कौन से घर में आप बोल रहे थे अभी सर? शनि फर्स्ट में काफी खराब होता है, अच्छा।
वैसे शनि जिस घर में बैठता है उस घर को बिगाड़ता है। अभी मोटी मोटी बात समझ लीजिए। फर्स्ट को मैं बहुत खराब इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो हेल्थ को बिगाड़ देगा। फोर्थ को मैं इसलिए खराब मानता हूँ, मदर की हेल्थ बिगाड़ देगा, घर से दूर रख देगा। जहां बैठेगा। एट्थ को मैं इसलिए खराब मानता हूं कि उम्र तो लंबी कर देगा लेकिन बीमारी जरूर देगा और लॉन्ग डिजीज देगा। ठीक है। 12वां शनि अगर अच्छा हुआ तो आपको जज बना सकता है, सीनियर लॉयर बना सकता है, बड़ा इन्वेस्टर बना सकता है, लेकिन अगर खराब हुआ तो बंद करा देगा अंदर। जेल आपने बोला था 12वां हाउस। तो ये आपको इनको देखना चाहिए कि स्पेशली अच्छा तीसरे घर का शनि मेहनत बहुत कराता है, बुरा नहीं पर मेहनत बहुत कराता है। मेहनत के घर में शनि बैठ गया। सर प्लैनेट्स का उच्च और नीच का भी तो होता है ना कि अगर अच्छा है तो आपको अच्छा फल देगा। नहीं मैडम, अच्छा है तो अच्छा फल देगा, ये तय है। बुरा है तो बुरा फल देगा, ये बिल्कुल तय है। लेकिन हर प्लैनेट अच्छा और बुरा दोनों देता है। अगर अच्छा है तो अच्छा वाला ज्यादा देगा और अगर बुरा है तो बुरा वाला ज्यादा देगा, है ना। जब वो देगा, देना हर प्लैनेट का काम है आपको कुछ ना कुछ देना। हर प्लैनेट अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट देते हैं। अपने किसी समय पे अच्छा देगा, किसी समय पे खराब देगा जी। ठीक है। आपको एक एग्जांपल देकर होता हूँ। सूर्य उच्च का वो कहते हैं सबसे बढ़िया माना गया। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिताजी का कारक है जी। तो क्या इसका मतलब किसी का सूर्य उच्च का तो उसके फादर की कभी डेथ नहीं होगी? कैसे? इसका मतलब कभी तो खराब होगा जी। जब खराब होगा तो ये होगा। तो हर प्लैनेट अच्छा और खराब दोनों रिजल्ट देता है। अगर बर्थ चार्ट में नेचुरली अच्छा है तो वो अच्छे रिजल्ट ज्यादा देगा जी। अगर वो नेचुरली खराब है तो वो खराब रिजल्ट ज्यादा देगा। तो हम इसको क्वांटिफिकेशन में करते वक्त उसको देख लेना चाहिए बर्थ चार्ट को कि ये किस रेफरेंस में चल रहा है। तो सर अब आते हैं राहु केतु पर। प्लैनेट्स तो हमने कवर कर ही लिए। तो राहु केतु की कौन सी पोजीशनिंग कौन से घर में अच्छी मानी जाती है? मैडम आप एक बात समझ लीजिए कि एक, अब मैं इसको कहने के लिए एक छोटे से बात से समझाता हूं। 12 घर, 12 राशियां, सूर्य चंद्रमा राजा रानी, इनको तो काम क्यों राजा रानी काम कम करेंगे तो एक राशि मिली जी। बाकी 5 जो मंत्री संतरी थे उनको 2-2 मिल गई, होगी तो 10 वो हो गए, 2 ये 12 होगी। राहु केतु को तो तूफान मचाने के लिए रखा है मैडम, जहां बैठेगा वहीं तूफान मचाएगा। अच्छा, अब वो तूफान आपकी जिंदगी में मचाएगा या दूसरे की में, ये समझने वाली बात है। तो तीसरे और छठे घर का राहु अच्छा होता है। अच्छा, बाकी सबसे खराब है। केतु 9वें और 12वें घर में यही साइन पे भी लगा लीजिएगा, है ना। ये तीसरा मीन्स जमुना, 6th मीन्स वर्गो। अच्छा, यहाँ राहु अच्छा होता है। केतु 9 और 12 में अच्छा होता है। सजिटेरियस और पाइसेस, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी का हो गया ना जी, तो बृहस्पति के साथ कनेक्ट हो गया जी। राहु है पैसे का प्लैनेट, बोले पैसे चाहिए। वो कहावत भी है, राहु जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है ना। तो राहु तो पैसे के पीछे भाग रहा है, तो पैसे के पीछे भागने वाला दूसरा प्लैनेट कौन है? बोले बुध। तो राहु इज एक्चुअली फॉलोअर ऑफ मरकरी। तो मरकरी की राशियों में राहु बड़ा खुश है, क्योंकि जो वो चाहता है नेचुरली, पैसा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, लग्जरी, फॉरेन ट्रैवल जाना, ये इन्वेस्टमेंट, ये वो करना, सब ये राहु है। भौतिक सुख सुविधाओं की सारी चीज मरकरी और राहु है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन का प्लैनेट जुपिटर है, वो केतु के हिसाब से चलता है। इसलिए 12वां केतु अभी अपन बात कर रहे थे कि हमने बात की थी मोक्ष, बिना ज्ञान के कैसे मोक्ष संभव है, बिल्कुल। इसलिए केतु वहां बड़ा खुश रहता है। बाकी मोटी मोटी बात समझ लीजिए, दोनों आए तूफान मचाने। इनको इसीलिए रखा है कि चैन से ना बैठ पाए कोई, इनको काम में लगाए रखो सबको। तो सर ऐसा भी हम देखते हैं लग्न चार्ट में, जैसे कुछ घर होते हैं वहां पे कोई प्लैनेट बैठा ही नहीं होता, तो फिर हम उसको कैसे देखेंगे? आसपास के घरों को चेक करेंगे या किसकी दृष्टि नहीं बैठा होता, लेकिन उस घर का एक मालिक तो है। जैसे अभी हमने बात करी कि जैसे 2 राशियां, जैसे मान लो जमुना और वर्गो का मालिक है मरकरी। मरकरी इन दोनों में नहीं बैठा और इन दोनों में कोई और प्लैनेट भी नहीं बैठा, मरकरी किसी और घर में बैठा है, किसी और राशि में। अच्छा, ये तो हो सकता जी। तो वो ओनर तो इन 2 का ही है, तीसरे का और छठे का, और वो इनकी एनर्जी को कहीं और बैठ के वॉच कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, रोल तो सबका ही है। अब मैडम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 12 के 12 घरों में प्लैनेट हो, क्योंकि प्लैनेट ही 9 है और घर 12 जी। सब में एक एक भी हो तब भी 3 खाली रहेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। सब में एक एक वाला अगर हो तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर चार्ट है। आप नॉर्मली मान लीजिए 4-5 घर में सबकी कुंडली निपट जाती है। कोई तो ऐसा चार्ट होगा 2-3 में ही हो जाएगा। अच्छा। 5 एक तरफ बैठ गए, 2 एक तरफ बैठ गए, हो गया 7-8 तो यही हो गए। तो ऐसे भी चार्ट देखे होंगे आपने। अच्छा।
तो वो डिपेंड करता है। लेकिन खाली होने का मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये जरूर है कि इसके रिजल्ट में किसी और का इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस शामिल है। एक तो ये बात जी। अब खाली प्लेनेट किसी में बताए, या तो अपने घर में बैठ सकता है या दूसरे घर में बैठेगा। अपने में बैठेगा तो ठीक ही है, ठीक है। दूसरे में बैठेगा तो हो सकता है वो दोस्त का हो सकता है, दुश्मन का हो, प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। तो आपको इन सारी चीजों को जज करके फाइनल प्रेडिक्शन देना पड़ता है कि अच्छा जी मरकरी 3 और 6 नंबर में तो अच्छा होता है, लेकिन मरकरी जाके 12 नंबर बैठ गया, नीच का खराब हो गया, तो ये दोनों को ही ले बैठा, तीसरा भी गया, छठा भी गया। जिस घर का ओनर ही खराब है, करेक्ट, तो खराब ही। तो सर ये तो बहुत डिटेल्ड में समझने वाली बात है जो आप अभी बता रहे हैं, बट हम थोड़ा मोटा मोटा जाते हैं कॉम्बिनेशंस के ऊपर, जो भी आपने बात करी थी कि 2 अगर प्लैनेट्स एक घर में बैठे हुए तो कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन हम सिर्फ लिमिटेड चीजें ही लेंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा करेंगे तो आई एम श्योर कॉम्बिनेशंस भी बहुत सारे हैं और हमें पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे अगर हम सारे कॉम्बिनेशंस की बात करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेल्थ के ऊपर कि ऐसे कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, क्योंकि जनता को भी सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पैसे को ही लेकर होती है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस कौन से हैं कि जो कॉम्बिनेशन हमारी किसी भी घर में बैठे हो तो हमें अच्छा फल दे इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। देखिए ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो मैं एक वेल्थ को मैं ऐसे पकड़ता हूँ कि एक तो होता है नॉर्मल आपकी इनकम से लेते हैं, एक क्या होता है वेल्थ के बाद आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, प्रॉपर्टी का योग बना लेते हैं। करेक्ट। अच्छा, ये दोनों अलग अलग? हाँ, ये दोनों अलग अलग है। जैसे जुपिटर के साथ मार्स है और कोई एनिमी प्लेनेट उसको नहीं देख रहा, कोई इन्फ्लुएंस खराब नहीं कर रहा, तो वो बढ़िया प्रॉपर्टी का योग है। ऐसे लोगों को अपने अकाउंट में पैसे कम रखने चाहिए, प्रॉपर्टी में डालते चलो, ये तुम्हें ग्रोथ देता चलेगा। अच्छा, प्रॉपर्टी से ही ग्रोथ है, वेल्थ बढ़ेगी। पर्टिकुलर हाउस में होना चाहिए इनको? नहीं, ये किसी भी हाउस में बैठ के अच्छे खराब हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली 6ठा 7वां घर छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। वहां 6ठा 7वां 8वां भी नॉट ग्रेट बट ओके। तो जो नीचे वाले घर है 6 7 8 इसमें थोड़ा सा चैलेंजेस ज्यादा देता है। ऊपर की तरफ हो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो बढ़िया प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, बढ़िया प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए खूब। अब अगर यही 12वें घर में बैठ गया तो अगर इधर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो इसके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, चलेगा ही नहीं आगे। अच्छा, हाँ जी। लेकिन शर्त यह है कि इसको कोई दूसरा प्लेनेट खराब ना कर रहा हो। जैसे मान लो राहु उसको ना देख रहा हो, साथ में ना बैठ गया हो, केतु उसको ना देख रहा हो, साथ में ना बैठ गया हो, या मान लो उसको शनि ना देख रहा हो जो डिले का मालिक है, या मार्स का एनिमी बृहस्पति का, दोनों का कॉमन एनिमी कौन है, बोले बुध ना देख रहा हो। तो आपको ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा। बट यस, इट इज अ गुड योगा फॉर वेल्थ, नो डाउट अबाउट इट, फैंटास्टिक योगा इन प्रॉपर्टी। अगर हार्ड कैश की बात करते हैं सर तो मैडम सेकंड हाउस को देखिए। सेकंड हाउस होता है बैंक बैलेंस, हार्ड कैश। अच्छा, वहां पे तो चंद्रमा अकेला होगा तो बहुत बढ़िया है। या अच्छा। कैश के लिए तो प्राइमरी आप अकेले चंद्रमा को देखिए, उसका इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन हाँ, आपकी कुंडली में अच्छा पैसा का और कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं। सेकंड हाउस में मून के साथ मार्स हो, अच्छा, विच इज अ गुड धन योगा। सेकंड हाउस में जुपिटर के साथ मून हो, अच्छा, जुपिटर के साथ मून है ना कैश, तो एक अच्छा धन योग बना देता है। सेकंड हाउस में मून के साथ सन हो, अगर वो खराब नहीं है, बहुत बढ़िया लग्जरियस लाइफ, बुढ़ापा तक सुधार देगा मैडम, इतना अच्छा वेल्थ का योग है ये, है ना। ऐसे और बहुत सारे योग हो सकते हैं। अगर कोई अच्छा कॉम्बिनेशन कहीं और भी बैठ के बहुत अच्छा दे सकता है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया एक दो योग बताता हूँ कि मून और मरकरी को नॉर्मली बहुत अच्छा योग नहीं बोला गया है, अच्छा, है ना। लेकिन ये सेकंड हाउस में, फोर्थ हाउस में तो बहुत अच्छे पैसे देता है, माला माल कर देगा। हाँ, खराब नहीं होना चाहिए, कोई और प्लेनेट से इंटरफेयर करके खराब नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली यस, और अगर खराब कर रहा तो नशेड़ी बना देगा। अच्छा, एकदम नशे की तरफ कर देगा, और इनके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। मून प्लस मरकरी अगर एक साथ हो जाए, इनके लिए एडिक्शन छोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट। तो इतना प्रभाव डालते हैं हमारे प्लैनेट्स हमारी लाइफ में। तो सर अब बात करते हैं नेगेटिव एनर्जीज की। जैसे हम बोलते हैं ना, नजर लग गई, और अभी हमने बात करी थी पितृदोष के ऊपर भी। हाँ, वो चंद्रमा शनि जी, चंद्रमा केतु, चंद्रमा राहु, चंद्रमा शनि, आपको मिल जाए, नजर लगेगी, पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा है, जिस घर में बैठा उसको बिगाड़ देगा, पितृदोष का चार्ट है, और इन लोगों को सक्सेस बहुत मुश्किल से और बहुत देर से मिलती है। जब तक इनकी रेमेडी नहीं होगी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इनकी रेमेडी करनी है। चंद्रमा शनि
चंद्रमा के साथ या तो शनि आ जाए, या चंद्रमा के साथ केतु आ जाए, या राहु आ जाए। अच्छा। चंद्रमा के साथ राहु होगा तो जिंदगी बड़े बड़े ब्लेंडर कर देगा, केतु होगा तो हेल्थ एजुकेशन गई, और चंद्रमा के साथ शनि दुख का देवता, चंद्रमा मन, मन में दुख, कहां से खुश होगा वो? जो कॉम्बिनेशन में जो प्लैनेट जिसको रिप्रेजेंट करता है वो अपना असर साथ वाले को पकड़ा देगा। इट इज लाइक दो लोग ऑफिस में साथ में काम कर रहे हैं, वो अपने घर से टिफिन लेके आए, अपने घर से टिफिन लेके आए, अब एक्सचेंज कर लिया ना, तू मेरा खाना खा ले मैं तेरा खा लूं। ऐसे ही प्लैनेट में भी होता है, दो एक साथ बैठ गए, इसकी पॉजिटिविटी इसको दे दी, नेगेटिविटी भी दे दी, उसने अपनी पॉजिटिविटी भी दे दी, नेगेटिविटी दे दी, अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे। इट इज लाइक दिस। सो किसी भी कॉम्बिनेशन में समझना हो, उन दोनों के सिग्निफिकेंट उठाओ, क्लब कर दो, मैंने अपना खाना इसको खिला दिया, इसने अपना खाना मुझे खिला दिया, दैट्स इट। और इनके दशाओं में भी वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, सबसे इजी तरीका ये है, एक 1 मिनट प्रेडिक्शन यही है। तो सर अब रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो रिलेशनशिप में हमारे चैलेंजेस लाते हैं? देखिए, रिलेशनशिप का प्राइमरी प्लैनेट वीनस है जी। वीनस बहुत ही मासूम टाइप का एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और सूर्य आग, सूर्य के साथ जो बैठा है जलाएगा, और सूर्य वैसे ही शुक्र को दुश्मन समझता है तो जला देगा। यानी सूर्य के साथ शुक्र हो, रिलेशनशिप में चैलेंजेस है। सूर्य ईगो है, वीनस रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप में ईगो के चक्कर में झगड़े हैं, खत्म। इसी तरीके से शनि है दुख का प्लेनेट, तो दुख तकलीफ वीनस के साथ है रिलेशनशिप में। राहु है इनसिक्योरिटी, अननेचुरल, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिविटी। अब रिलेशनशिप में क्रिएटिविटी ज्यादा भी ठीक नहीं है, करेक्ट, वो और परेशानी हो जाती है। तो राहु प्लस वीनस इट इज अ डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। समटाइम्स इट कैन रियली स्क्रू द हैप्पीनेस। अच्छा। और वीनस के साथ केतु हो गया, केतु का काम है ब्रेक, अटैच करना, डिटैचमेंट, तो रिलेशनशिप में डिटैचमेंट, तो रिलेशनशिप तो गया। अब आप कहेंगे तो आपने ये सारे बता दिए तो सबके साथ खराब था, नहीं। एक और कॉम्बिनेशन है विच इज अगेन अ डेंजरस कॉम्बिनेशन, जो दिखता बहुत अच्छा है लेकिन है बहुत खराब, जुपिटर के साथ वीनस। अच्छा। जुपिटर स्पिरिचुअलिटी और वीनस रोमांस, कहाँ जाऊं, कंफ्यूजन। इसलिए मैंने 9th हाउस में आपको बताया था कि वीनस इज नॉट गुड बिकॉज इट गिव्स कंफ्यूजन, कि जाना किधर है फाइनली, वेयर टू गो। तो सर ये हाउसेस भी कोई पर्टिकुलर होते हैं कि जिन हाउसेस में ये कॉम्बिनेशन है तो उसके रिलेशनशिप्स खराब होंगे? हाँ मैडम, जैसे रिलेशनशिप के लिए सूर्य साथ अगर खराब है, वो 6th हाउस 7th हाउस सूर्य खराब रिलेशनशिप, 6th हाउस 7th हाउस जुपिटर रिलेशनशिप में चैलेंजेस जरूर देगा, कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर देगा। वीनस 8th हाउस चैलेंजेस देगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे और भी कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे राहु 7th हाउस में चला गया तो रिलेशनशिप का, ये राहु जो मैं हाउस बोल रहा हूँ उसको आप साइन भी पकड़िएगा। अच्छा, हाँ, नहीं आप बोले जा रहे हैं, उसको साइन भी पकड़िएगा। यानी 7 नंबर राशि का राहु रिलेशनशिप वाली राशि वीनस की, या 7वें घर का राहु रिलेशनशिप में दिक्कत है। अब वो कहेंगे कि सभी तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होगा, इसका मतलब सारी दुनिया को प्रॉब्लम है। नहीं, इन सब का समय आता है जी। कोई कब खराब होगा, कोई कब खराब होगा, और खराब होने का मतलब हमेशा घर में दंगा फसाद होना नहीं है जी। आपका पार्टनर आपको अपनी लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है, यानी आपका पार्टनर इज इन ट्रबल, उसको ऑफिस में इतना काम मिल गया कि वो घर में टाइम ही नहीं दे पा रहा। ऑफिस में कोई दिक्कत नहीं है जी, लेकिन वर्क प्लेस में उसको इतना स्ट्रेस है तो उसका आप में उसका ध्यान ही नहीं, वैसे ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया ही परेशान है ना। कोई अच्छा प्लेनेट उसे देख रहा होगा, कहीं से कोई सपोर्ट मिल रहा होगा तो बदलेगा, नहीं मिल रहा होगा तो सेपरेशन हो जाएगा। तो सर यहाँ पे वो भी तो आता है ना, दशा अंतरदशा, उनका भी तो रोल, वही तो टाइमिंग है मैडम जी। आप देखे होंगे कि कई बार ऐसा होता होगा कि 20 साल 30 साल बहुत बढ़िया मैरिज चली, फिर डिवोर्स हो गया। करेक्ट। समय ही 30 साल बाद खराब आया था, तब तक तो बहुत बढ़िया था, हैप्पी गो लकी थे, और अचानक 30 साल बाद ऐसा क्या होगा जी, वाले हो गया सब। किसी किसी के वो समय पहले आ जाता है तो शुरू में डिवोर्स हो जाते हैं, मैरिज के विदिन 3 years डिवोर्स हो गया जी, सेपरेशन हो गया, अब साथ नहीं रहते, नहीं रहने का मन। तो हियर ऑल द प्रेडिक्शंस आर ट्रू प्रोवाइडेड, और वो कब, टाइम क्या है। सो दिस इज कॉल्ड टाइमिंग ऑफ इवेंट, घटना कब होगी। अब जैसे किसी कुंडली में एक्सीडेंट का योग है तो हर रोज थोड़ी होगा, 10 20 30 साल में कभी जब वो टाइम आएगा हो जाएगा। करेक्ट।
तो ऐसे ही हस्बैंड वाइफ में झगड़े सबके होते हैं, लेकिन वो झगड़ा सेपरेशन तक ले जाएगा, ये टाइम आएगा तो ही होगा, वरना तो रोज ही होता है मैडम, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे। यहाँ पे सर मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी का रोल ही यही है कि आपको वो पहले से ही आगाह करा देते हैं। करेक्ट। तो वो चीज फिर उसका घटना घटेगी तो सही, बट उसका असर कम होएगा। यू आर प्रिपेयर्ड। हाँ, यस। दूसरा साथ साथ देखिए, अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान ही सबसे पहला सावधानी है कि नॉलेज हो जाना कि आगे समय डिफिकल्ट है, मुझे संभल के चलना है जी, ठीक है। दूसरा फिर बाद में काम करती है रेमेडीज कर लीजिए, नेगेटिविटी डाइल्यूटेड हो जाएगी, जीरो कोई नहीं कर पाएगा जी, लेकिन कम कर देंगे। अगर आपकी नेगेटिविटी 70, 80, 90% सेटल हो जाए, ये सोचना कि मेरा सब कुछ ही बदल जाएगा, पूरी किस्मत बदल जाएगा, ज्योतिषी भगवान नहीं है। कर्मों के फल तो आपको भुगतने पड़ेंगे। आप रेमेडी करके उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, दैट्स इट। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वरना कोई मरता ही क्यों। सर अब आप आते हैं जरा हेल्थ के कॉम्बिनेशन में। मून केतु वर्स्ट वन। और घर, कोई भी घर पे बैठा जहाँ बैठेगा, जितना खराब घर में बैठेगा 6, 8, 12 में उतना ज्यादा खराब है। 6, 8वां हेल्थ को लेके बहुत दिक्कत है मेरा, और ये 4थे में भी वैसे मैंने देखा है दिक्कत आती है। तो पढ़ाई और हेल्थ, इन दोनों के लिए बहुत डिस्टर्बिंग रहता है। मून और केतु। मून राहु आपको कभी कभी बहुत अच्छा भी रिजल्ट देता है, लेकिन मून केतु को अगर जुपिटर से प्रोटेक्शन मिल रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर इस ऐसे को शनि और देख ले, तुम छोड़ो, 1-2 पीढ़ी और कौन। और सर जिनकी कुंडली नहीं होती वो क्या करें? हस्तरेखा होती है। अच्छा, और प्रश्न कुंडली भी तो बनती है। प्रश्न कुंडली भी होती है, हस्तरेखा में तो बहुत तरीके होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट कहाँ से लेना है, आप हस्तरेखा से भी ले सकते हैं, आप प्रश्न कुंडली से भी जवाब ले सकते हैं, लेकिन कुंडली होगी तो ज्यादा आप साइंटिफिकली ज्यादा अच्छे से टाइमिंग के साथ डिटेलिंग थोड़ा ज्यादा हो जाती है। तो सर आपने बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन हमें बताए, एंड आई एम श्योर जो हमारी ऑडियंस है आज देख रही होगी, उनको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा खुद से देखना कि कौन सा घर क्या डिनोट करता है, कौन सा प्लैनेट कहाँ पर अच्छा काम करता है, और कौन से डेडलीस्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनसे जो अगर किसी की भी कुंडली में है तो वो उपाय करवा सकते हैं, कोई रेमेडीज कर सकते हैं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन स्पॉटलाइट और हमें आज ये नॉलेज देने के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एस्ट्रोलॉजी की जर्नी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को। जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी कमेंट्स हैं, आपकी जो भी फीडबैक है, उनका हमें इंतजार रहेगा। आपके जो भी क्वेरीज हैं, इफ यू वांट टू कंसल्ट हनीश बग्गा जी, तो उनका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स इट इन दिस पॉडकास्ट। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।